साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से ट्रिक से अध्ययन करना है दोस्तों, तो आप अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी क्लासेस हिंदी साहित्य को समर्पित दोस्तों ऐप है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बढ़िया तरीके से टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, केबीएस, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी जिनके में हिंदी पूछा जाता है, तो इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें एक बार, ये 1500 में 12 महीने का जो ऑफर आपके लिए है, इसमें आपको हिंदी साहित्य प्लस हिंदी व्याकरण, ठीक है, टॉपिक बाई टेस्ट इसमें मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। तिरकी वीडियो आपको इसमें मिलेंगे, डाउट्स वाले वीडियो भी मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये लाइन से आपके लिए देखा, उसके बाद लाइव क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है। एवरी संडे को टेस्ट होगा दोस्तों, हर संडे को आपको टेस्ट मिलेगा। और डाउट्स क्लियर सेशन, यानी कि अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप ऐप में ग्रुप बनाया गया, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो नीचे नंबर भी लिखा है दोस्तों। जिन भी साथियों को कोर्स में ज्वाइन करना है तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, आप आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और मात्र 1500 में 12 महीने के इस ऑफर को दोस्तों आप लोग फॉलो करें, ठीक है। इसमें आप लोग दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, उनके लिए मॉडल पेपर तैयार किए गए दोस्तों। 30 मॉडल पेपर तैयार किए गए। एक मॉडल पेपर 150 प्रश्नों का रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने आप का आकलन करना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर मात्र 599 में सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो नंबर दिया है, आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब यहां पर आज कल अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। यहां पर पूछा गया कलम का जादूगर किसे कहा जाता, तो आपने यहां पर राम वृक्ष बेनीपुरी बताया था। लेकिन कल के एक प्रश्न में इसमें डाउट्स हो गया था। एक क्या डाउट्स हो गया, अब यहां पर एक पूछा गया था कि कलम का मजदूर किसे कहा जाता, तो यहां पर उत्तर प्रेमचंद है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बच्चों के मन में ये डाउट्स आ गया कि सर आपने बताया था कि कलम का मजदूर है तो मदन गोपाल। तो आपको याद रख लेना कि जो कलम का मजदूर है, इस नाम से जीवनी लिखी थी किसने, मदन गोपाल ने। किसने, मदन गोपाल ने। किसके जीवन पर आधारित जीवनी थी, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी थी। तो कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी थी किसने, अमृत राय ने। कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी थी किसने, मदन गोपाल ने। लेकिन अगर यह पूछा जाएगा कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता, तो आप प्रेमचंद लगाना। कलम का मजदूर किसे कहा जाता, तो आप प्रेमचंद लगाना, ठीक है। तो ये डाउट्स भी आपका यहां पर आज क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करना है। अब आपको बताना है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है। कवि सम्राट किसे कहा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से आपको शेयर भी कर देना है अपने मित्रों को। कवि सम्राट भी आपको बताना है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है। हरिऔध को, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद या फिर निराला को किसे कहा जाता है। सुनीता रानी जी बताइए, ममता जी, कवि सम्राट। और आप लोगों का उत्तर आया कि सर इसमें ए नंबर लगा दो, यानी कि हरिऔध लगा दो, ठीक है। हरिऔध आपका सही है। हरिऔध के बारे में देखते कि सर द्विवेदी युग के कवि हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इनकी प्रथम जो रचना मानी जाती है वो कृष्ण शतक मानी जाती है। इनकी प्रथम रचना, ये कई बार पूछा गया है कि हरिऔध की प्रथम रचना कौन सी है, तो हरिऔध की प्रथम रचना आपको कृष्ण शतक ही बताना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आदित्य मौर्य जी। तो ये प्रश्न आपको ही बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है और महाकवि कौन है। जल्दी से बताओ कौन कौन सही बताता है, कौन कौन डाउट्स में चला जाता है। अब यहां पर बताना कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। कवि सम्राट कहा जाता है हरिऔध को और उपन्यास सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद को, ठीक है। तो यहां पर छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। छायावाद का प्रवर्तक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1918 से लेकर के जो 1936 का काल माना जाता है, ये छायावाद का काल माना जाता है, ठीक है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना किसको? मुकुटधर पांडे को। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1895 में। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तब आप उत्तर लगाना जयशंकर प्रसाद। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना, तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी दिल्ली DSSB में आया था क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना। ये प्रश्न आपको ही बताना है, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? जल्दी से बताओ। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना, नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना। अब आपको बताना कि जयशंकर प्रसाद को किसने माना। एक क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट में। उसके बाद राग गोविंद की यहां पर बात करेंगे अपन कि राग गोविंद के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो। राग गोविंद के रचनाकार आपको चयन करना है। और राहुल जी ने बताया है, रश्मि पाठक जी ने बताया है कि सर जयशंकर प्रसाद को माना ईला चंद्र जोशी ने। बिल्कुल सही आंसर कमला ठाकुर जी, वेरी गुड, है ना। अब यहां पर राग गोविंद एक किसकी रचना है? ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप लोग उत्तर क्या लगाएंगे, ये आपको बताना। मीराबाई की है, जयदेव की है, तुलसीदास की है, या फिर सूरदास की है? राग गोविंद। बोले सर इसके पहले हमने गीत गोविंद पढ़ी थी, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के गाए, है ना, गीत गोविंद, ये रचना किसकी है? ये जयदेव की है। ठीक है, जबकि राग गोविंद मीराबाई की है, क्योंकि मीराबाई ने गोविंद से क्या किया? राग किया कि नहीं किया? बोले राग तो किया किसने? मीराबाई ने। तो मीराबाई की रचनाओं को आपको कमेंट में लिखना है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और गीत गोविंद की टीका इस नाम से जो रचना लिखी है वो किसकी है? वो है मीराबाई की। राग गोविंद, राग सोरठ, नरसिंह जी को मायरो और मीरा पदावली, ये मीराबाई जी की रचना मानी जाती हैं दोस्तों। इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर आ रहा है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक आपको बताना है। जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, फटाक से बताना है। जल्दी से बताना है आपको, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, चिंतामणि घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर देवी प्रसाद? ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक आपको चयन करना है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, जल्दी बताना है। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और सभी लोगों ने बताया कि सर संस्थापक की बात करते हो तो चिंतामणि घोष लगा देना। ठीक है, 1900 में ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए किस पत्रिका के दोस्तों प्रकाशन से भारतेंदु युग का अंत माना जाता है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से भारतेंदु युग का अंत और द्विवेदी युग का उदय। ठीक है, 1900 से 1920 अपन पढ़ते कि सर 1900 से लेकर के 1920 ये द्विवेदी युग का काल माना जाता है। ठीक है, अब आपको एक चीज और पूछी जाती है, आपसे पूछी जाती है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? अरुण राजपूत जी। तो प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। फिर आपसे पूछा जाता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने संपादक? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे 1903 में बने। फिर आपसे पूछा जाता कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद संपादक कौन रहे? तो संपादक रहे देवी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके काम के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? डाउट्स वाला प्रश्न, जल्दी से आपको बताना है उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा। सरबजोत जी बताइए, और एक बार लाइक जरूर करना है, शेयर भी कर देना है सभी साथियों को। बताओ प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, रामेश्वर शुक्ल अंचल को, अज्ञे को, या फिर रामचंद्र शुक्ल को? प्रेम और रोमांस का कवि बताना है कमला कांत जी, रॉबिन जी बताइए। और बहुत सारे लोग इसमें डाउट्स करेंगे और बहुत सारे लोगों ने बता दिया
रामेश्वर शुक्ल और पूनम जी हरिवंश राय बच्चन बता रही, मतलब 50-50 है। आधे लोग बता रहे बच्चन और आधे लोग बता रहे रामेश्वर शुक्ल अंचल। जिन्होंने पढ़ा है वास्तव में वो सही बता रहे हैं। और आपका यहां पर उत्तर है दोस्तों कि प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है किसको? प्रेम और रोमांस का कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। प्रेम और रोमांस का कवि, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता छई रोमांस का कवि, इस प्रकार से छई रोमांस का कवि, तो छई रोमांस का कवि कहा जाता है किसको? हरिवंश राय बच्चन को। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। और प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते हैं, डाउट्स में डाल देते हैं, आपको खाई में घसीट देते हैं। तो ये प्रेम और रोमांस तो रामेश्वर शुक्ल अंचल, और छई रोमांस तो छई रोमांस में हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि बच्चे तो छई सी खेलते हैं, बुंदेलखंडी में बोलते हैं जब बच्चे उदम करते ना, बोले बच्चे तो छई सी खेलते हैं। होगा कोई बुंदेलखंड का अपना साथी, ठीक है। तो याद रख लेना कि प्रेम और रोमांस रामेश्वर शुक्ल अंचल, ठीक है। तो याद रखो। यहां पर आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बताइए बताइए आदित्य मौर्य जी, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? ये जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रभुलाल बताइए, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? एक बार लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। हिंदी का स्टील आपको चयन करना है। एसपी सागर जी, युवराज जी, रॉबिन जी, और उत्तर आपका क्या जा रहा है यहां पर? हिंदी का स्टील। मैंने कई बार बताया है कि स्टील के अपन को क्या लगवाना है। बोले सर स्टील के बाल लगवाना है, बाल, स्टील के बाल। स्टील के बाल लगवाना किसी किसी को कि नहीं? अनिल जी लगवाना हो तो बता देना, व्यवस्था है अपने यहाँ। स्टील के बाल, तो बाल से क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट। तो हिंदी का स्टील बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों एडिशन आपको याद रख लेना, इन्हें हिंदी का मॉन्टेन भी कहा जाता है बालकर्ण भट्ट को, और हिंदी का एडिशन कहा जाता है किसको? एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी का स्टील बालकर्ण भट्ट, हिंदी का मॉन्टेन भी इन्हें कहा जाता है। ये भी अपन को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर भी आप लोग गलत कर जाओगे। बताओ भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है? जिन्होंने नहीं पढ़ा ना वो तो 100% गलत ही करेंगे, क्योंकि यहां पर तुक्का भी मार जाते। कबीर सिंह जी बताइए, चंदेल राजपूत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है? ममता जी बताएं। लाइक करना है, एक बार शेयर भी कर देना है, बिल्कुल लगवा देंगे। युवराज जी आपको भी लगवा देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लें। बढ़िया ऑफर है आप लोगों के लिए, 1500 में 15 महीने का, 1500 में 12 महीने का। दोस्तों 1500 में 12 महीने हिंदी साहित्य बढ़िया तरीके से, ट्रिकी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया और आपने लगा दिया भारतेंदु। कुछ लोगों ने भारतेंदु लगा दिया, लेकिन भारतेंदु नहीं लगाना। क्या लगाना? नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है। यानी कि आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी नंबर का सही हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20वीं सदी का बाणभट्ट, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये क्वेश्चन भी कई बार आपको डाउट्स में डाल देता है। विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक बार लाइक भी करना है, शेयर भी कर देना। अमन जी, सीमा जी, बीनू जी, पूनम जी, ठीक है। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे आप लोग अभी तक, सभी लोग डाउनलोड कर लो जल्दी से सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप। और रीति काल को श्रृंगार, तो बोले सर आपने ही तो ट्रिक बताई थी कि श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं। विश्व के लोग करते हैं तो श्रृंगार काल कौन कहेगा? विश्वनाथ कहेंगे। मिश्र बंधु क्या कहेंगे इसे? मिश्र बंधु तो इसे अलंकृत काल कहते हैं, इसे अलंकृत काल कहते हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसे रीति काल कहते हैं, रीति काल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं,
रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चिंता है, जल्दी से आपको बताना है, फटाक से बताइए यहाँ पर रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, सभी को बताना है। रीतिकाल का प्रवर्तक बताइए जल्दी से, केशवदास, चिंतामणि, देव या फिर कृपाराम को। रीतिकाल का प्रवर्तक चयन करना है आपको, जल्दी से बताइए अमन जी। और यहां पर रीतिकाल का प्रवर्तक पूछा गया और रीतिकाल के प्रवर्तक में आपने सही उत्तर लगाया। कुछ लोग चिंतामणि बता रहे, गलत बात विजय लक्ष्मी जी, गलत बात। ये आपका केशवदास सही हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1555 में, ठीक है। इनको दोस्तों नगेंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने इनको क्या माना, केशवदास को क्या माना, रीतिकाल का प्रवर्तक माना, ठीक है। और ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं अगर नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पता है, क्या पता है कि सर चिंतामणि को माना किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, तब तो आप चिंतामणि लगा सकते हो, बी नंबर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कालक्रम की दृष्टि से बताइए रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम आएंगे। कालक्रम की दृष्टि से कौन आएंगे, कृपाराम, जिनकी रचना कौन सी है, हेते तरंगिणी है। तो तीनों क्वेश्चन आपके यहां पर हल हो गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत है, प्रिय प्रवास है या फिर श्राप का चार है। जल्दी से आपको चयन करना है, लाइक कर देना, अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना। जिनको भी एडमिशन लेना है वो सभी एडमिशन ले लें, ठीक है, सभी साथी एडमिशन ले लें। और हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है ये आपको बताना है। और आप लोगों के लिए अब होमवर्क एक दिया जाता है, जितने भी हमारे पेड वाले साथी हैं जिन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया है उनके लिए एडमिशन है, उनके लिए एक दोस्तों क्या है, एक आपके लिए क्या दे रहे हैं, एक आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं कि आप ऐप में जब कोर्स खोलते हो तो आपके लिए पूरा हिंदी साहित्य मात्र 26 क्लासों में निचोड़ दिया गया है, 26 क्लासों में। तो अगले संडे तक पूरी की पूरी ये 26 क्लासों का निचोड़ आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं कभी भी इन 26 क्लासों का एक टेस्ट ले सकता हूं, आपको मैंने बता दिया। सभी साथी ऐप में जाकर के देख लेना कि निचोड़ क्लास के 26 वीडियो बनाए पूरे हिंदी साहित्य को 26 में, ठीक है। ये पूरे के पूरे 26 वीडियो आपको पढ़ लेना है, मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपको यहां पर याद रख लेना कि सर ये पद्मावत है, पद्मावत याद रख लेना, बी नंबर, ठीक है। ये पद्मावत माना जाता है दोस्तों। यहां पर बड़ा और प्रमाणिक देना था कि प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य, प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत यानी कि बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है, अगला क्वेश्चन है अनित्य किसकी रचना है, अनित्य किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। बदी उज्जमा की, मृदुला गर्ग की और प्रतिभा अग्रवाल या फिर अलका सरावगी की। जल्दी से आपको बताना है उत्तर क्या है। प्रगति जी, क्लास अगर अटेंड करना है ऐप पर तो 1500 में 15 महीने का चार्ज लगता है ऐप पर। जिनको भी पेड क्लास करना है उनके लिए 1500 में 15 महीने, ठीक है। ये आपके लिए कोर्स का प्राइस है, 15 महीने नहीं सॉरी 12 महीने, 1500 में 12 महीने, ठीक है। अनित्य किसकी रचना है, अनित्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उत्तर क्या हो जाएगा, अनित्य किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर क्या है बताइए, अनित्य किसकी रचना है। आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जो अनित्य है ये अनित्य रचना किसकी है, ये है बदी उज्जमा की, बदी उज्जमा की है। और दोस्तों ये कहानी है, ये कहानी है बदी उज्जमा की, कौन सी है, कहानी, ठीक है। जबकि मृदुला गर्ग का क्या है, ये उपन्यास है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अनित्य, अनित्य जो है ये बदी उज्जमा की कहानी है और मृदुला गर्ग का क्या है, उपन्यास। ये दोनों क्वेश्चन यहां पर याद रख लेना है कि ये मृदुला गर्ग की कहानी सॉरी मृदुला गर्ग का उपन्यास है अनित्य नाम से, और अनित्य नाम से बदी उज्जमा ने कहानी लिखी है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए अनित्य नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है आपका
पीली आंधी उपन्यास किसका है? पीली आंधी, पीली आंधी बताना है। उत्तर बताइए, पीली आंधी बताइए। रविवार को, हर रविवार को टेस्ट होता है। सभी साथी जितने भी साथी हैं, पेड वाले जितने साथी हैं, ठीक है, सभी साथी ऐप में जाएं, ऐप में स्टोर पर क्लिक करें। सबसे पहले स्टोर पर क्लिक करेंगे, जिनको टेस्ट नहीं मिला, अगर स्टोर पर क्लिक करो, फिर हिंदी साहित्य संपूर्ण कोर्स पर क्लिक करो, ठीक है, फिर कंटेंट पर क्लिक करना पड़ता है। कंटेंट पर क्लिक करोगे तो ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड वाला ओपन हो जाएगा और सबसे पहला ही फोल्डर बना है रविवार टेस्ट का, तो उस रविवार टेस्ट में जाकर के आप टेस्ट लगा सकते हो। आज 2 टेस्ट हुए थे, एक भक्ति काल का टेस्ट हुआ था और एक हिंदी भाषा का टेस्ट हुआ था, ठीक है। तो पीली आंधी उपन्यास किसका है ये बताना है। तो पीली आंधी तो बोले सर खेतन में आती है। अगर आपके खेतन में सरसों बो दिया जाए और जब सरसों फूलता है तो ऐसा लगता है जैसे पीली आंधी आ गई। तो पीली आंधी कहां पर आती है? खेतन में। तो खेतन से क्या बनेगा? प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। उसके बाद दोस्तों ये एक चीज भी याद रख लेना है कि ये काली आंधी भी रचना है। काली, ये पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान और काली आंधी कमलेश्वर की रचना है। काली आंधी, काली आंधी किसकी है? काली आंधी याद रख लेना, एक कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर। काली आंधी किसकी है? कमलेश्वर की, ठीक है। अब यहां पर जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते, रश्मि किसकी रचना? रश्मि, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना आपको। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, दिनकर की भी है, ठीक है, या प्रतिभा अग्रवाल या अलका सराबगी की? ये क्वेश्चन बताना है। बीनू सरोज जी बताइए रश्मि किसकी रचना है? क्वेश्चन अच्छा है और दोस्तों लाइक जरूर कर देना है। बताइए रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, दिनकर, प्रतिभा अग्रवाल या फिर अलका सराबगी की? जल्दी से बताओ। तो यहां पर आपको पता ही है कि सर एक रश्मि रचना किसकी है? एक रश्मि महादेवी वर्मा जी की भी है, एक रश्मि दिनकर जी की भी रचना है कि नहीं है? देखो दिनकर लगा रहे बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया। तो यहां पर याद रख लेना कि सर एक रश्मि रचना है किसकी? रश्मि पूछा है तो आपको ए लगाना है, महादेवी वर्मा, ये रश्मि। लेकिन अगर रश्मि रथी पूछा जाता, रश्मि रथी, तो रश्मि रथी किसकी होती? रश्मि रथी होती किसकी? दिनकर की। ये रश्मि पूछा गया आपसे तो आपको महादेवी लगाना। देखो बहुत सारे लोग दिनकर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये रश्मि पूछा तो आपको महादेवी लगाना था, ठीक है, और रश्मि रथी पूछा होता तो दिनकर लगाते। यही तो गड़बड़ हो जाता है, रश्मि और रश्मि रथी में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखो रश्मि रथी दिनकर और रश्मि रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता, पिता बताना है। और एक बार जल्दी से लाइक कर दो अपने मित्रों, तो शेयर भी कर दिया करो। एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, बम्पर क्लास होती है सभी के लिए। अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, छठे भाई प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, ठीक है। पिता कहानी के लेखक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तब यहां पर बताइए ज्ञान रंजन है, महीप से है, धीरेन्द्र अस्थाना है या फिर अलका सराबगी है? बताओ पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया यहां पर। और बहुत सारे लोग क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे कि सर रश्मि की बात करोगे तो ये 3 लोगों की है। एक तो ज्ञान रंजन की भी है, महीप सिंह की भी है और धीरेन्द्र अस्थाना की भी है। ये तीनों की है दोस्तों रश्मि कहानी। रश्मि कहानी नाम से लिखी किसने? रिंकू जी। ज्ञान रंजन ने भी लिखी, महीप सिंह ने भी रश्मि नहीं, पिता कहानी ज्ञान रंजन ने भी लिखी, महीप सिंह ने भी लिखी और धीरेन्द्र अस्थाना ने भी लिखी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ऑप्शन अनुसार आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। यहां 3 ऑप्शन इसलिए रखे गए ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो पिता कहानी ज्ञान रंजन, पिता कहानी महीप सिंह, पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना, ठीक है। बोले सर पिता धीरे से काय का? बोले माही का ज्ञान दे देते हैं सर। पिता धीरे से माही का ज्ञान दे देते, माही खेलते थे ना क्रिकेट, बोले माही का ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि पिता धीरे से माही का ज्ञान दे देते। तो पिता कहानी धीरेन्द्र अस्थाना, महीप सिंह और ज्ञान रंजन, इन तीनों ने लिखी है दोस्तों। इस नाम से अलग अलग लिखी है लेकिन इस नाम से लिखी है, ठीक है। इसको भी याद कर लेना।
वसीयत नाटक के लेखक कौन है? वसीयत नाटक के लेखक कौन है? मंजू यादव जी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक कर लेना है, शेयर भी कर देना है आपको, और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, और ऐप पर टेस्ट जरूर लगाएं सभी साथी। ठीक है, जितने भी हमारे साथियों ने कोर्स में एडमिशन लिया है सभी साथी जाकर के ऐप में एडमिशन लगाएं। आपको पता है कि आज भक्ति काल का 240 प्रश्नों का टेस्ट हुआ, लेकिन गलती इसमें क्या हो गई, इसमें मात्र आपको 50 मिनट ही दोस्तों 50 मिनट में ही 240 प्रश्नों को करना था। ठीक है, कुछ लोगों ने टाइम नहीं देखा और आराम से लगाते रहे, 100 प्रश्न 200 150 प्रश्न ही कर पाए। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। ये 240 प्रश्न 50 मिनट में करने थे आपको। ठीक है, और हिंदी भाषा का 125 प्रश्न का हुआ था, 125 प्रश्न का। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आज के टेस्ट थे, जिनका रिजल्ट भी आपका आएगा, ग्रुप में आपको डाला जाएगा किसके नंबर कितने आए हैं। वसीयत नाटक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया है। लाइक करना है वसीयत में। आपको यहां पर याद रख लेना कि सर ये भगवती चरण वर्मा का है इस नाम से, और इसी नाम से नाग बोडस का भी है। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना है कि वसीयत नाटक के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा भी हैं और नाग बोडस भी हैं। तो आपके उत्तर दोस्तों दोनों हो जाएंगे कि बोले सर भगवती चरण वर्मा का भी वसीयत नाटक है, नाग बोडस का भी वसीयत नाटक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना कि तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है बताओ। रमेश बख्शी है, शरद जोशी है, प्रेमचंद है, या फिर धर्मवीर भारती हैं? जल्दी से बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करते जाएं फटाफट से। तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? निशा वर्मा जी बताइए। और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, जिनको भी दोस्तों पढ़ना है। कुलदीप सिंह जी, मनीषा वर्मा जी, ठीक है, और मंजू वर्मा, रागनी जी। तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। रमेश बख्शी, शरद जोशी, प्रेमचंद, या फिर धर्मवीर भारती? तो यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि सर तीसरा हाथी नाटक है किसका? तीसरा हाथी नाटक है किसका? रमेश बख्शी का। किसका है? रमेश बख्शी का। जबकि अंधों का हाथी, अंधों का हाथी जो है, अंधों का हाथी जो नाटक है वो किसका है? शरद जोशी का। अंधों का हाथी, इस प्रकार से दोस्तों ये अंधों का हाथी है शरद जोशी का, और तीसरा हाथी है रमेश बख्शी का। दोनों नाटक हैं लेकिन अलग अलग है। ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना है। रमेश बख्शी का नाटक तीसरा हाथी, शरद जोशी का नाटक अंधों का हाथी, अंधों का हाथी। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर आपको बताना है, यहां पर पागल हाथी भी देख लेना है दोस्तों। पागल हाथी प्रेमचंद की एक लघु कथा है। ठीक है, अभिमान मेरू किससे कहा जाता है? अभिमान मेरू किससे कहा जाता है? अनिल कुमार जी। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए, पूरा आपको उठा के दे दिया था। पूरा अभी तक जितने टेस्ट हुए थे सारे टेस्ट आपसे प्रश्न दे दिए थे। ठीक है, अभिमान मेरू किससे कहा जाता है? पुष्पदंत को, विद्यापति को, मेरी तुंग को, या फिर नाभादास को? बताओ, अभिमान मेरू। और यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और सीधा सीधा उत्तर लगाएंगे इसमें। ठीक है, उत्तर क्या हो गया जल्दी से बताओ। अभिमान मेरू किससे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? जल्दी से बताना है। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है, लेकिन निर्मला यादव जी ने तुक्का लगा दिया, विद्यापति लगा दिया इन्होंने। गलत बात। अभिमान मेरू कहा जाता है पुष्पदंत को। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरू कहा था, पुष्पदंत ने। ठीक है, पुष्पदंत आप 10वीं सदी के माने जाते हैं दोस्तों, 10वीं सदी के हैं। एक इनकी रचना है कौन सी? महापुराण, महापुराण है। ठीक है, इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? भावभूति कहा जाता है, भावभूति। अपभ्रंश की भभूति लगाना, बोले सर पुष्प से कह दो कि अपभ्रंश की भभूति लगा दे। उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको। उत्तरार्ध भक्तमाल ये किसकी रचना है? बताओ जाहिद अली जी, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? लाइक करके शेयर भी करना है, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार भी बताना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, बताओ। शांति वर्मा जी, प्रमोद जी, प्रश्न है आपका, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन अच्छा है, लाइक करना है, मित्रों को शेयर भी करना है। और आपको पता है कि सर ये जो उत्तरार्ध भक्तमाल है ये रचना है किसकी? भारतेंदु जी की।
वेरी गुड, ठीक है। भारतेंदु जी की रचना का नाम क्या है? उत्तरार्ध भक्तमाल। और नाभादास की रचना का क्या है? भक्तमाल, ठीक है, भक्तों का माल, ये भक्तमाल, ठीक है। प्रियादास ने क्या लिखी? भक्तमाल की टीका लिखी, भक्तमाल की टीका लिखी। अब आपको बताना है कि भक्तमाल की टीका इन्होंने किस नाम से लिखी। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका किस नाम से लिखी? नव भक्तमाल देखो तो नव भक्तमाल ध्रुवदास की रचना है, नव भक्तमाल, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, नव भक्तमाल ध्रुवदास, ठीक है। भक्तमाल, भक्तमाल किसकी? नाभादास की। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु जी की, ठीक है। अब भक्तमाल की टीका लिखी है किसने? प्रियादास ने। क्या नाम से लिखी है? ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। उसके बाद दोस्तों नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की भी है, इसको याद रख लेना। नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की है, ठीक है, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की, ठीक है। अब यहां पर महापात्र किसे कहा जाता है? बताइए। तो महापात्र किसे कहा जाता है? निराला, नरहरि बंदीजन, रहीम या फिर विद्यापति को? लाइव है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। वेदांत गुप्ता जी लाइव है भैया, लाइव है। महापात्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। और महापात्र पूछा है किसी ने, निराला और नरहरि बंदीजन दोनों बता दिया। महापात्र में मैंने महाप्राण नहीं पूछा, महापात्र पूछा है। तो महापात्र किसे कहा जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका कि सर नरहरि बंदीजन को महापात्र कहा जाता है और निराला को महाप्राण कहा जाता है। यही तो क्वेश्चन है जिनको अपन को समझना है कि महापात्र कहा जाता है नरहरि बंदीजन को। अगर ये पूछा जाएगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आओ देखोगे ना और ताओ और लगा दोगे निराला, लेकिन अब पढ़ लिया कि सर महाप्राण, महाप्राण निराला को, महापात्र नरहरि बंदीजन को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पर देखना है, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है? उसने कहा था, इसके रचनाकार कौन है बताइए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कमला ठाकुर जी, जसबीर सिंह जी। उसने कहा था, इसके रचनाकार आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। सभी लोगों को बताना है, जिनको भी टीजीटी का अध्ययन करना है तो ये 1500 में दोस्तों आप हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले हमारे साथी 1500 में 12 महीने अध्ययन आपके लिए रेगुलर चलता है, ठीक है। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और जल्दी से आपको लाइक करना है। तो आपका उत्तर है कि सर ये जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब गुलेरी जी की बात आती है तो आपको पता है कि इन्होंने दोस्तों पुरानी अपभ्रंश को क्या कहा है? क्या कहा? जल्दी से बताना है। और गुलेरी की 3 कहानियां हैं दोस्तों, एक तो उसने कहा था और एक क्या था? उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, और एक इनकी रचना थी कौन सी? सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, ठीक है। तो उसने कहा था, ये याद कर लेना, ये गुलेरी जी की रचना है। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया है अंकिता जी ने कि शैलेश मटियानी ने रचना लिखी थी कि उसने नहीं कहा था, उसने नहीं कहा था, ठीक है, ये याद रख लेना। उसने नहीं कहा था, ये शैलेश मटियानी की है, उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी, ठीक है, ये भी अपन को याद कर लेना। और नागार्जुन की रचना है तुमने कहा था। नागार्जुन की रचना कौन सी है? तुमने कहा था, ठीक है, नागार्जुन की है तुमने कहा था, शैलेश मटियानी की उसने नहीं कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। तो यही तो गड़बड़ है यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए कि उसने नहीं कहा था, ये रचना किसकी है, तो आपने तो सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि सर उसने कहा था, ये पढ़ लिया था हमने। और उसने क्या कहा था कि युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना, ठीक है, देखा आपने, पढ़ी होगी उसने कहा था। तो ये आपको यहां पर उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी जी, और तुमने कहा था नागार्जुन जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चारण काल आपको बताना है, गुलेरी जी ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने,
ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, बताओ। और शेयर भी करना अपने मित्रों को। सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें एक बार, सेल्फ स्टडी क्लासेस। प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। 1500 फीस है, 1500 में 12 महीने आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया और आपका यहां पर उत्तर जा रहा है कि सर आदिकाल को सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले कहा था किसने, ग्रियर्सन ने। सबसे पहले आदिकाल को चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने और उसके बाद कहा था रामकुमार वर्मा ने। तो रामकुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है और ग्रियर्सन ने भी क्या कहा है, चारण काल। तो अब आपको ऑप्शन अनुसार लगाना है, दोनों ने ही चारण काल कहा है। आप अपने ऑप्शन अनुसार इसका उत्तर लगा देते हैं, जो भी आपको। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा। अब देखो दो क्वेश्चन आते हैं यहां पर, अब दोनों चीजें यहां पर आपसे पूछी हैं, तो आप देखते कौन सा उत्तर लगाते हो। स्वर्ण युग पूछा गया है, तो बताइए मोहित जी, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। ये तो बहुत याद है मोहित जी को, बहुत बढ़िया। किसी ने कह दिया था क्या कि तुम बहुत सुंदर हो। मोहित जी, जीआईसी का मेंस का पेपर देना है मोहित जी को, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, ये बताना है। गुलेरी जी, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन या फिर दिनकर। और अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने उत्तर लगाया। यहां पर अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाए, स्वर्ण युग की बन जाए और दोनों ऑप्शन में ऐसे आए, तो आपको ये लगाना है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा था और ग्रियर्सन ने कहा था स्वर्ण काल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले दोस्तों भक्ति काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसने कहा, तो ऑप्शन में दोनों भी हों तब भी आपको ग्रियर्सन ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि स्वर्ण काल और स्वर्ण युग में ज्यादा अंतर नहीं माना जाता, लेकिन जब कभी अगर एग्जामिनर की इच्छा को समझ जाना आप लोग कि उसने पूछा क्या है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से उत्तर लगा देना, ठीक है। ये यहां पर स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास, स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने कहा, तो सबसे पहले कहा था ग्रियर्सन ने। अब वहां पर चाहे स्वर्ण युग पूछा या स्वर्ण काल पूछा, मतलब एग्जामिनर की आप इच्छा समझ जाना कि इसने स्वर्ण युग और स्वर्ण काल में भेद नहीं किया। इसने क्वेश्चन यही पूछा है कि सबसे पहले किसने कहा, यानी कि आपका उत्तर ग्रियर्सन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं अपन, साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है। जल्दी से आपको बताना है, बताइए साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है। दुष्यंत कुमार हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं या फिर दिनकर जी हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बताएंगे, शेयर भी कर देना। आकांक्षा गुप्ता जी, जसवीर जी, सुभाष सिंह जी, साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा है कि साए में धूप, क्या हो जाएगा सही उत्तर, मंजू यादव जी। राइट आंसर है कि सर साए में धूप ये रचना है कौन सी, दुष्यंत कुमार की। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर सीढ़ियों पर धूप में अगर पूछा जाए, सीढ़ियों पर धूप में एक क्वेश्चन अगर आ जाए आपको, तो आप क्या लगाओगे कि सर सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो। बोले चिंता नहीं करो, मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं। कौन करते, रघुवीर सहाय करते। सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, तो रघुवीर सहाय करते हैं। तो सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय और साए में धूप ये दुष्यंत कुमार की। कई बार कंफ्यूज होते हैं अपन लोग, तो इन चीजों को आपको समझना है। सीढ़ियों पर, मैंने आपसे पूछा कि सीढ़ियों पर धूप में क्यों खड़े हो, आप क्या बोलोगे, सर आप चिंता नहीं करो, मेरी तो रघुवीर सहाय करते हैं, ठीक है। तो रघुवीर सहाय की रचना मानी जाएगी। अब जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों से एक दोस्तों आपके लिए ये मैंने बता दिया है कि जो 1500 वाला कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको हिंदी साहित्य मिलेगा दोस्तों पूरा, इसमें आपको हिंदी व्याकरण मिलेगा, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, इसमें आपको डाउट्स वाले वीडियो मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासें रहेंगी, ठीक है। एवरी संडे यानी कि हर संडे को दोस्तों इसमें आपको टेस्ट होगा। डाउट्स क्लियर सेशन भी इसमें दोस्तों आपको इसके वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, ग्रुप रहता है, अगर आपसे कुछ बन नहीं रहा है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। मेरा नंबर भी रहता है, तो व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट संपर्क होते हैं, किसी को कोई परेशानी अपने ग्रुप में नहीं हो पाती, क्योंकि पूछने वाला एक होता है और बताने वाले कई होते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी साथी पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें
और इस सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है जिसमें आपके लिए ऑफर दिया गया कि 1500 में 12 महीना जिसको भी पढ़ना है वो सभी आ जाओ। ठीक है, और अध्ययन करो बिल्कुल दिल से। दोस्तों, जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स की व्यवस्था है। जिनको लाइव से पढ़ना वो लाइव से पढ़िए। टेस्ट की व्यवस्था तो है ही, तो सभी लोग टेस्ट लगा सकते हैं रामा शर्मा जी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और एक क्लास अपनी रात्रि 9 बजे चलती है सभी के लिए कॉमन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों आप लोगों के लिए निरंतर अध्ययन करवा रहा है। निरंतर अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। आप लोग भी दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार के एक अंग है। आप लोगों से ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का क्या अस्तित्व है। आप लोगों को ही सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाना है। सभी साथियों का दोस्तों क्या रहेगा, सहयोग रहेगा, तो इस परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया, अरुण जी, राहुल जी, उदय यादव जी, राहुल राज, आकांक्षा जी, ठीक है, अमन जी, सुभाष सिंह, मुकनद जी, मोहित जी, प्रमिला जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू सोलंकी जी पढ़ते रहें। राखी आनंद जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। बनवारी लाल जी हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेरी गुड। ठीक है, राखी जी, दुर्गेश जी, श्रीधर जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल, श्याम पंडित जी, अमन जी, राहुल जी, रमनदीप जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।